चलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो, मस्त हो? पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब लोगों की? गुड इवनिंग सभी को। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए और सीधे स्टार्ट करते हैं। साझेदारी फर्मों के विघटन का पार्ट नंबर 5 है, यानी 1 से लगाकर 4 तक पार्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं। कुछ बच्चों के आज कमेंट आई थी, शायद वो नए बच्चे हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर वीडियो पुराने तो नहीं हैं। भाई आज 30 सितंबर है, पहले 7 बजे क्लास होना था, लेकिन फिर मैसेज किया गया कि क्लास 10 बजे होगी। बाद में सर्वर के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास 10:30 बजे स्टार्ट हुई है। तो आज 30 सितंबर है, रात के 10:30 बज चुके हैं, मैं आपके बीच लाइव हूं। ठीक है, तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बेटा इस चीज से तुमको क्या मतलब है कि क्लास लाइव है नहीं है, कैसी है, कमेंट जाती है नहीं जाती है? इतने से कमेंट में सवाल तो नहीं छाप देगा ना। अगर कोई सवाल में तुमको डाउट है, व्हाट्सएप में क्यों बोला हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ? कोई डाउट है तो उसका फोटो खींच के मुझे भेजो, है ना। आपको क्लास तो रेगुलर मिल रही है ना, आपको क्लासेस तो नहीं मिल रही है ना, बुक तो नहीं है ना, पुरानी बुक से तो अपन पढ़ा नहीं रहे हैं, है ना। जितनी नई बुक्स हम लोग करा रहे हैं, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है कि आपके कुछ सवाल आपके उसमें बुक पे नहीं हो। अगर आपकी बुक में नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपकी वो राइटर की बुक नहीं है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ा रहा हूं बच्चा, मैं कोई रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, समझिए इस बात को। मेरी अकाउंट तुम्हारा एमपी बस में नहीं चलती है, एमपी से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसपास के जितने भी हैं सभी जगह एनसीईआरटी की चलती है, समझो। तो बच्चा इतना याद रखो कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। और अच्छा है अगर आपके यहाँ वो बुक लगती है जिस बुक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा वाली बात है, क्वेश्चन भी वहीं से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कमेंट मत करना कि सर लाइव है नहीं है, क्या है कैसा है। ठीक है, आप पढ़ो, आपको क्लासेस रेगुलर मिल रही है, रेगुलर अपडेटेड हो रही है और रेगुलर आपको बताया भी जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। बच्चा जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, आज हम लोग साझेदारी फर्मों के विघटन का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। पार्ट 4 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। अगर बात की जाए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा था कि पहले तो हम लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ी, यानी विघटन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद फर्मों के विघटन के कारणों को समझाइए, विभिन्न विधियों को समझाइए, ठीक है, इत्यादि विघटन के कार्य को समझाइए। दायित्व के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हम लोगों ने विघटन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं उन खातों के बारे में भी चर्चा कर रहे थे, और उसी क्रम में हम लोगों ने वसूली खाते के बारे में चर्चा की थी। बच्चा न सिर्फ हम लोगों ने वसूली खाते का अर्थ समझा था, वरन वसूली खाते के प्रारूप के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। क्या क्या चर्चा कर चुके थे इस बारे में मैं एक ब्रीफ आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जो वसूली खाता होता है वो नाम मात्र होता है, और अगर यदि नाम मात्र है तो सिंपल सी बात है पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट ही होगा। मैंने आपको बताया था कि वसूली खाते के डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है। ध्यान से थोड़ा सा समझना, जिन लोगों ने वीडियो को देखा होगा उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखा भाई वो जाके देखो, तब तो ये क्लास आपको समझ में आने वाली है। एक सीक्वेंस से पढ़ोगे तो चीजें बनने वाली है। ऐसा नहीं कि आपने पहले चैप्टर का कुछ वीडियो देखा, दूसरे चैप्टर का कुछ, तीसरे चैप्टर का कुछ, और फिर आप इसको देख रहे हैं, कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला है। ठीक है, आप किसी भी चैप्टर को शुरुआत से अंत तक पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी अच्छी सुविधा आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकती, कहीं पर मतलब कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, इस बात को समझ लेना इतना। ठीक है, तो बात को समझो। यहां पे अगर मैंने बताया कि वसूली खाते के डेबिट में क्या होता है, तो वसूली खाते के डेबिट में फर्म की सभी संपत्तियों को एज इट इज लिख दिया जाता है। डेबिट में कैश एवं कैश एट बैंक को छोड़कर सभी संपत्तियों को एज इट इज लिख दिया जाता है। किस मूल्य पर? बोले सर पुस्तकीय मूल्य पर। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्रेडिट में क्या होता है? बोले सर कि जो भी बैलेंस शीट में दायित्व दिए हैं पुस्तकीय मूल्य पर, उन सभी दायित्वों को लिख दिया जाता है, सिवाय जर्नल रिजर्व यानी कि सामान्य संचय, रिजर्व फंड यानी कि संचित कोष, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और किसी साझेदार का लोन, पार्टनर्स लोन और साझेदारों की पूंजी, इनको छोड़ करके सभी लायबिलिटीज को पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाते में क्या कर दिया जाता है? बोले से क्रेडिट कर दिया जाता है। आगे अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि संपत्तियों की जो भी वसूली होती है उसे क्रेडिट में लिखते हैं वसूली खाते में, बाई कैश या बाई बैंक लिख करके। जिन भी संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य यहां लिखे गए थे, तो इनके जो भी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य यहां लिखे गए थे उनके बाजार या वास्तविक मूल्य यहां लिखे जाएंगे, और जिन भी दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य यहां लिखे गए थे उनके वास्तविक या बाजार मूल्य भुगतान यहां लिखे जाएंगे। आगे मैंने आपको यह भी बताया हुआ था कि समापन व्यय, विघटन व्यय, या उसी को हम लोग समापन व्यय भी कहते हैं, विघटन व्यय, तो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहां लिखा जाता है? बोले सर वो लिखा जाता है डेबिट में। मैंने आपसे बोला भी था कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि समापन व्यय वसूली खाते में किधर लिखे जाते हैं। तो एक तो व्यय है, तो कॉमन सेंस रखने वाली बात भी थी कि जब वसूली खाता नाम मात्र खाता है तो ऑल लॉसेस एंड क्या बोल दिया भाई?
हानियां होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर क्या होता है, बोले सर डेबिट होता है, तो सिंपल सी बात है वे है तो डेबिट ही होने वाला है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है। अगर आप मेरे लेक्चर को रेगुलर सुनते हो ना तो कहीं पर भी जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे बेटर क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। मतलब ये ऐसा नहीं है, अगर आपको मिल रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, मैंने पढ़ा या जो भी जैसा है, यहाँ पे आकर के मैं अपनी कोई लंबी चौड़ी फेंकने वालों में से नहीं हूं। सिंपल सी बात है, देखो मैं एक स्टूडेंट लाइफ का बंदा हूं, मैं अभी भी अपनी तैयारी पे लगा हुआ हूं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में मैं लगा हुआ हूं। मेरे ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी होते हैं। मैथ मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली, और हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी मेरा मेन है, वहाँ पे भी मैं आप पढ़ाता हूँ। तो जब आप लोग 12वीं पास हो जाना तो मेरे से पढ़ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मैं कराता हूँ। ईश्वर चाहेगा तब तक मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगा, तो बिल्कुल हो सकेगा तो फ्री में क्लास चलेंगे, ठीक है। आज बेरोजगार हूँ थोड़ा सा, या तो सिलेक्टेड भी हूं कुछ जगह स्कूल। देखो मेरा भाई बेरोजगार और सिलेक्टेड का मतलब क्या है, अगर मुझे जैसे मुझे एमपीपीएससी निकालना है, मैं वहां जब तक नहीं चला जाता तो मैं अपने आप को हमेशा बेरोजगार मानता हूं। मैं शिक्षक के रूप में कभी अपने आप को रोजगार नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा जरूर रहा हूं, मेरी मजबूरी है, बाकी मेरा एम वो है। छोटी मोटी जॉब में हूं या नहीं हूं शिक्षक, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपना एमपीपीएससी निकालना है, मुझे जिले का अधिकारी बनना है। चलो ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुद्दा तो वसूली खाते के बारे में बच्चा हम लोगों ने बात कर ली। अगर वसूली खाते के बारे में हम लोग बात कर लिए, वसूली खाते का प्रारूप भी हम लोगों ने समझ लिया था, तो बच्चा आज हम लोगों के साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में बात करनी है। बहुत आराम से समझना। हालांकि साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में आपने बात तो पहले भी की हुई है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे, और जब हम लोगों ने उसका पूंजी खाता पढ़ा था, जहां पे आपने स्थायी पूंजी खाता, चालू खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता, इन सारे खातों के बारे में आपने बात भी की थी। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ा सा क्या होंगी, अलग होंगी। कैसे? शुरुआती तो वही होगा, कुछ चेंजेस क्या होगा इस बारे में बात कर लेते हैं। अलग से बिल्कुल नहीं बोलेगा कि स्थायी पूंजी खाता बनाओ या चालू पूंजी खाता बनाओ या परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाओ। साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप फर्म के विघटन के समय एक जैसा ही होगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस बच्चा आपको याद ये रखना है कि इस प्रारूप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर आपने ये प्रारूप अच्छे तरीके से पढ़ लिया और आपने वसूली खाते का प्रारूप भी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, मैं आपके गारंटी से बोल सकता हूं कि एक सिंगल क्वेश्चन बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट कर जाएगा। और एक चीज को याद रखना कि वीडियो शेयर करने की हिमाकत कभी भी मत करना, बिल्कुल कभी भी मत करना। देखो समस्या क्या है कि वैसे भी हम लोग अपडेट कराते रहते हैं, जो बच्चा करता है उसको हम लोग ब्लॉक और निकाल भी रहे हैं समय समय पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं एक्शन के मोड पे हूं नहीं, ठीक है। अभी मैं एक्शन के मोड पे हूं नहीं, तो केवल हम उसको ब्लॉक कर देते हैं और वो वीडियो प्राइवेट हो जाते हैं, फिर से जिनको चाहिए होता है उनको भेज दिए जाते हैं। कभी कभी जब प्लेलिस्ट प्राइवेट हो जाती है, आपको नहीं चल पाती है, तो आप समझ जाया करो कि किसी ने हिमाकत की है वीडियो को शेयर करने की। और जैसे ही शेयर करेगा वीडियो अपने आप क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। वो ना उसके में चलेगा और जिसको भेजा उसके में भी नहीं चलेगा, और वो आप लोगों में भी नहीं चलता, इसलिए फिर नई लिंक आप लोगों को दी जाती है। तो कर तो कुछ नहीं पाएगा, एक वीडियो भी नहीं देख पाएगा वो। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सीरियस नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये गलती मत करो, मुझे उस वे पे मत लाओ। देखो ये जो माध्यम है, जो आप YouTube के माध्यम से मुझे आप सुन रहे हो, ठीक है, ये जो माध्यम है, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, अगर आपने इतना सा भी मेरे साथ धोखाधड़ी की और गलती से भी मेरी क्लासेस मार्केट में आई और मेरी मर्जी के बिना अगर एक भी क्लासेस चली, तो आप समझ नहीं सकते हो कि आप लोगों का पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऐसी हिमाकत मत करना। आप सब मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, मैं आप सबसे बहुत ही स्नेह करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी क्लासेस में दे पाऊं, ठीक है। लेकिन अगर गलती किया तो बेईमानी की सजा बहुत बड़ी भुगतनी पड़ेगी और परिणाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम इतना बड़ा क्लेम होता है कि बेटा आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अभी इस दुनिया पे कदम नहीं रखा, हम लोगों ने रखा हुआ है। अब सपोज दैट कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के, जैसे हम लोग खुद यूपीएससी की क्लास अटेंड किया करते हैं, एमपीपीएससी की, हम लोगों ने खुद बैच परचेज किया हुआ है 15-15 हजार पे। अब अगर उस क्लासेस को मैं चाहूँ तो अपने यूट्यूब में डाल सकते हो, लेकिन अगर मैंने डाला ना तो मेरी जमानत नहीं होगी 10 साल, समझ जाओ। तो ऐसा अगर हो तो कोई भी किसी की क्लास लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दे और लिंक शेयर करता रहे, बच्चों को कराता रहे, लेकिन उसका इतना बड़ा क्लेम लगने वाला है उसके ऊपर कि जमानत नहीं होगी बेटा। इसलिए कभी ऐसा करने की कोशिश भी हिमाकत मत करना। देखिए ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कुछ इसमें से स्मार्टनेस वाले बंदे होंगे, बाकी से तो मतलब ही नहीं है, लेकिन जो स्मार्टनेस वाले बंदे होंगे वो थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। चलो ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका एक प्रारूप बना लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। कोरोना तो नहीं हो गया भाई? नहीं। चलो
तो डेट हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर पार्टिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साझेदारों के नाम, जितने भी साझेदार हैं, अगर 2 साझेदार हैं तो 2 साझेदारों की अपन ने कॉलम बना लेना है, फिर यहाँ पे डेट लिख देना है, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर लिख देना है, ठीक है। पार्टिकुलर के बाद फिर यहाँ पे 2 साझेदारों का कॉलम बना देना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल सा फॉर्मेट, बिल्कुल अभी हम लोग एकदम फॉर्मेट बात कर रहे हैं, एकदम टू द पॉइंट हम लोगों की बात होगी। बच्चा अगर आपने फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना तो फिर कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाने वाली है। समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है। ध्यान से देखने का प्रयास करना। इधर यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, बोले सर ये डेट है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, बोले सर ये पार्टिकुलर है, क्या है, बोले सर ये पार्टिकुलर है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मान लो ए साझेदार है और बी साझेदार, जो भी साझेदार के नाम होंगे वो साझेदार के नाम यहाँ लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आप डेट लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, बोले सर पार्टिकुलर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे आपने बी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, पूंजी खाता बनाते समय सबसे पहला काम है कि यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिखना है। क्या लिखना है, बोले सर बाई बैलेंस बीडी लिखना है। सर बाई बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, नोट कर करके ध्यान से चीजों को समझते जाना, मैं सारी बातें यहीं पे बताता जाऊंगा। बाई बैलेंस बीडी का मतलब है कि साझेदारों की चिट्ठी में दर्शाई गई पूंजी। बाई बैलेंस बीडी का मतलब है कि साझेदारों की चिट्ठी में दर्शाई गई पूंजी, साझेदारों की चिट्ठी में दर्शाई गई पूंजी को यहां पे लिखा जाता है। क्या किया जाता है, बोले सर चिट्ठी में दर्शाई गई पूंजी का लेखा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना, पूंजी लिखी जाती है। चिट्ठे में दर्शाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। चिट्ठे में दर्शाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है, ठीक है। जो भी पूंजी होगी यहाँ पे क्या कर देंगे, कर देंगे, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी भी कर दिया, चिट्ठे में दर्शाई गई पूंजी का लेखा भी हमने यहाँ पे कर दिया। आगे क्या होता है, बोले सर आगे यहाँ पे होता है रियलाइजेशन। बोले सर आगे होता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन का क्या, अगर प्रॉफिट आता है, रियलाइजेशन का क्या, बोले सर रियलाइजेशन का प्रॉफिट आता है तो वो यहाँ पे क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है जो भी साझेदार होते हैं। यानी कि विघटन का लाभ, यानी कि विघटन का लाभ, यानी कि विघटन का लाभ क्या किया जाता है, बोले सर साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। बच्चा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए विघटन से, विघटन यानी वसूली खाते से जो लाभ प्राप्त होता है, वसूली खाते से जो लाभ प्राप्त होता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है। तो बच्चा याद रखना, बच्चा याद रखना कि साझेदारों के पूंजी खाते में विघटन का जो लाभ होता है ना वो क्या होता है, बोले सर वो क्रेडिट होता है। साझेदारों के पूंजी खाते में जो विघटन का लाभ होता है वो बच्चा क्या होता है, बोले सर वो क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता है। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वसूली खाते का लाभ लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, बोले सर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बाई जनरल रिजर्व। बहुत आराम से बच्चा चीजों को समझना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोले सर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं जनरल रिजर्व यानी कि सामान्य संचय। क्या लिखते हैं, बोले सर सामान्य संचय। जनरल रिजर्व का मतलब क्या है, सामान्य संचय। ये कहाँ मिलेगा, बोले सर ये मिलेगा आपको चिट्ठे में। ये कहाँ मिलेगा, बोले सर ये चिट्ठे में मिलेगा, ठीक है। उसको बांट देंगे साझेदारों में, अनुपात दिया रहेगा, पुराना अनुपात जो भी दिया रहेगा स्टार्ट में उसी अनुपात में बांटेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, बोले सर यहाँ पे लिखते हैं बाय रिजर्व फंड। क्या लिखते हैं, बोले सर यहाँ पे लिखते हैं रिजर्व फंड। रिजर्व फंड का मतलब क्या है बच्चा, रिजर्व फंड का मतलब होता है संचित कोष। ये भी कहाँ मिलेगा, बोले सर चिट्ठे में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बोले सर ये भी चिट्ठे में मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, बांट देंगे। उसके बाद क्या आएगा, बोले सर इसके बाद आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी चिट्ठे वाला है, ये अलग से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। रियलाइजेशन प्रॉफिट मैं लिख चुका हूं, एक प्रॉफिट एंड लॉस आपके चिट्ठे में भी दिया होगा जो यहाँ पे बटेगा, जो लाभ हानि खाते का शेष होगा, ठीक है। लाभ हानि खाते का क्या होगा, बोले सर शेष होगा, उसको भी क्या करेंगे, बोले सर साझेदारों में यहाँ पे क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है। एक चीज और याद रखना बहुत आराम से, एक चीज और आएगी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि टेकन ओवर बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन TION, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज, बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज। ये थोड़ी आगे की बात मैंने बता दी। बाय रियलाइजेशन लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आगे चल के जब हम लोग बहुत सारे सवाल लगाएंगे तो वहां पे लिखा मिलेगा आपको, वहां पे लिखा मिलेगा कि जो कुछ दायित्व थे वो दायित्व किसी साझेदार ने ले लिए हैं, और जिस साझेदार ने वो दायित्व ले लिए हैं उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। जैसे कि सपोज दैट लेनदार थे, लेनदार 5000 के थे, वो 5000 के मान लो लेने के लिए, भुगतान करने के लिए ए ने ले लिया, तो रियलाइजेशन लायबिलिटीज हो जाएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो यहां पे क्या होगा, बोले सर यहां पे सबसे पहली चीज तो होगा रियलाइजेशन लॉस। क्या होगा, बोले सर रियलाइजेशन यहां पे क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। रियलाइजेशन लॉस, ड्राइंग वगैरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं मिलेगी, परेशान मत होना बच्चा, ठीक है, और मिलेगी तो यहीं पे आएगी।
तो टू रियलाइजेशन लॉस आने वाला है, यहां पे लिखने वाले, यानी वसूली खाते से ये क्या होता है, बोले सर वसूली खाते की हानि होती है। क्या होती है, वसूली खाते की क्या होती है, बोले सर वसूली खाते की हानि है। तो किधर आएगा, बोले सर वो डेबिट में आएगा। बच्चा कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस बात को समझो थोड़ा सा। बच्चा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वसूली खाते की हानि साझेदारों के पूंजी खाते में क्या की जाती है। तो एकदम टू द पॉइंट याद रखना कि वसूली खाते में क्या की जाए, वसूली खाते की जो हानि होती है वो पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। आप सबको पता है कि ये पॉइंट डेबिट का है और ये पॉइंट किसका है, क्रेडिट का है। ये पॉइंट डेबिट का और ये पॉइंट किसका है, क्रेडिट का है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा कि रियलाइजेशन जो लॉस होता है, वसूली खाते की जो हानि होती है वो क्या होती है, बोले बच्चा वो डेबिट होती है। क्या होती है, बोले सर वो डेबिट होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद यहां पे क्या होता है, बोले सर उसके बाद जो यहां पे होता है वो होता है रियलाइजेशन एसेट्स। कहने का मतलब है रियलाइजेशन एसेट्स का मतलब है कि टेकन ओवर, यानी कि ऐसी संपत्ति जो किसी साझेदार ने ले ली हो, संपत्ति जो किसी साझेदार ने ले ली हो। ठीक है, संपत्ति जो किसी साझेदार ने ले ली होगी तो उसके साझेदार के कॉलम में आएगा। क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो भूमि थी उसका वास्तविक मूल्य 5000 अंकित किया गया है, 5000 अंकित किया गया है, जो कि ए ने ले ली। तो सिंपल सी बात है वो रियलाइजेशन अकाउंट में तो आएगा ही आएगा, साथ साथ वो पूंजी खातों में भी आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अगर किसी साझेदार ने दायित्व तो लिया है तो यहाँ पे आएगा। तो कोई साझेदार यदि संपत्ति लेगा तो उसका लेखा कहाँ पे करेंगे, बोले सर उसका लेखा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। आगे क्या होता है, बोले सर आगे होता है टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। बच्चा सीडी बिल्कुल नहीं होने वाला है। काफी सारे बच्चे जो थोड़ा सा स्मार्ट हैं, जो पढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, सीडी कर देंगे। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे टीचर भी है जो यहाँ पे सीडी करवा देते हैं। सीडी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन भी होता है। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब शेष अगले वर्ष के लिए ले जाया गया। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बोले सर हम पढ़ रहे हैं वसूली खाता, हम पढ़ रहे हैं वसूली खाते की ही पूंजी खाता, हम पढ़ रहे हैं फर्म का समापन। और आपको पता है कि जब फर्म समाप्त हो जाएगा तो ये पूंजी खाता अंतिम बार तैयार किया जाएगा। कितनी बार, बोले सर अंतिम बार। तो ये शेष आगे थोड़ी जाएगा, ये शेष तो जो साझेदारों में पैसा बचेगा, मतलब इसको जोड़ने के बाद, इसको घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, बोले सर वो सारा का सारा साझेदारों को दे दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें तो कोई सवाल जवाब है नहीं कि यहाँ पे सीडी क्यों होगा, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट क्यों होगा। अब आप में से कई सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर कैश अकाउंट होगा कि बैंक अकाउंट होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि वसूली कैश में हुई है कि बैंक के माध्यम से हुई है। सर ये कैसे हमें पता चल जाएगा, परेशान मत होना, जब सवाल होंगे तो पता चल जाएगा कि कैश अकाउंट कहाँ लिखते हैं, बैंक अकाउंट कहाँ लिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझना बात को। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल एक बार नहीं, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, आराम से सुनते जाओ। देखो पहली बात, हम लोग साझेदारों का पूंजी खाता पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, साझेदारों के पूंजी खाता। पहली कंडीशन क्या है, अब मेरी तरफ ध्यान से सुनना, बोर्ड की तरफ बाद में देखना, एकदम ध्यान से मुझे सुनना। देखो बच्चे एक चीज याद रखा करो, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा होता हूं, जब मैं प्रारूप बता रहा होता हूं, तो इस चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। क्योंकि आपने अगर चीजों को पढ़ लिया तो यकीन मानो बहुत मजा आ जाने वाला, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छी लगेगी आपको क्लास। और एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के जाने वाला। दुनिया की कोई भी बुक से पढ़ लो, कोई भी ऑब्जेक्टिव लगा लो। आपके यहाँ घर में ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा, अध्ययन, जो भी सिविल या जो भी ऑब्जेक्टिव है आप लगा डालो। एक सिंगल ऑब्जेक्टिव भी अगर आपको ऐसा मिले जो मेरे पढ़ाने के बाद छूट कर जाए तो फिर आप मुझे बताना। ठीक है, ओके, क्लियर है। जिन लोगों ने ट्रस्ट हम पर किया है ना, वो यकीन मानो उनका कैरियर बदल जाने वाला है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। 12th से बिल्कुल ईमानदारी से हमारी क्लासेस चलती है बेटा, बेईमानी वाला काम हमने जीवन में कभी किया नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो सिंपल सी बात है मुझे क्लास देना है और मुझे क्लास देने में कोई भी हर्ज नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, बोले सर ध्यान से मुझे सुनो, बहुत आराम से मुझे सुनना है, बहुत ही आराम से मुझे सुनना है, तो चीजें आपको और भी स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम आपको यह करना है कि साझेदारों के पूंजी खाते में बाई बैलेंस बीडी लिखना है। इस बाई बैलेंस बीडी में जो बैलेंस शीट में पूंजी लिखी होगी उस पूंजी का लेखा यहाँ पे हम कर देंगे, मतलब चिट्टे में दर्शाई गई साझेदारों की पूंजी को हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, अच्छा इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप जनरल जरूर ऊपर कर दो, रियलाइजेशन प्रॉफिट नीचे कर दो, इससे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट, वसूली खाते से जो लाभ आएगा वो लाभ कहां जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाते में
क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा? बोले सर क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद क्या? बोले सर चिट्टे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस क्या जाएगा? बोले सर ये भी अमाउंट क्या होगा? बोले सर यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। क्या होने वाला है? बोले सर ये अमाउंट यहाँ से क्रेडिट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या? बोले सर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? बोले सर चिट्ठे में दर्शाए गए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करेंगे? यहाँ पे बांट देंगे साझेदारों के पूंजी खाते में। यदि किसी साझेदार ने किसी दायित्व का भुगतान लिया है तो सिंपल सी बात है वो भी इसी के खाते में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट की बात की जाए तो रियलाइजेशन लॉस यानी वसूली खाते की हानि क्या होगी? बोले सर डेबिट होगी। वसूली खाते में यदि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है, टेकन ओवर कोई संपत्ति ली है, तो उसी के कॉलम में, जैसे विनियोग ए ने ले लिए तो विनियोग ए के कॉलम में आ जाएगा। जैसे कि ले लिया गया है कि भवन बी ने ले लिया तो भवन को बी के कॉलम में लिख देना है। वहां पे तो आएगा, यहां पे भी आएगा। जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी इनको घटाने के बाद शेष आएगा वो या टू कैश या टू बैंक अकाउंट होगा। कहने का मतलब यह शाब्दिक अर्थों में एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन, कुछ भी तीन हो सकता है, तीनों दिए हैं या तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, कोई भी नहीं। अगर ये तीन है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इनको साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट में बांटना है। किस अनुपात में? अनुपात दिया रहेगा उसी अनुपात में हमको बांटना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस को साझेदारों के पूंजी खाते में क्या किया जाता है? बोले सर क्रेडिट किया जाता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि चिट्ठे में दर्शाएगी निम्नलिखित में से किस दायित्व को साझेदारों के पूंजी खाते में फर्म के विघटन के समय बांटा जाता है? तो बच्चा याद रखना जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस ही है जिसको कहा, बोले सर जिसको पार्टनर्स कैपिटल में क्या किया जाता है? बोले सर बांट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बोले सर बांट दिया जाता है। इस बात से आप सभी लोग सहमत हो? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को साझेदारों के पूंजी खाता भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अभी मैं मिटाने के बाद एक सवाल आपको बता रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो मैं सवाल बताऊंगा उसको अभी अपने कॉपी में बिल्कुल भी नहीं नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं वो सवाल इसलिए बता रहा हूं कि जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है उस फॉर्मेट से एक सवाल बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब तक मैंने ये फॉर्मेट बनाया है और किस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी सवाल नोट डाउन नहीं करना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक दिन की थ्योरी और बची हुई है। मतलब कि क्या थ्योरी सर? एक कुछ एंट्रियां बची हुई हैं, कुछ एंट्रियां बची हुई हैं। वो एंट्रियां थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल तो कभी भी एंट्री वाला आएगा नहीं, इतना याद रखना। हालांकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3-3 नंबर के जब दो आ जाते हैं तो एक वसूली खाता पूछ लेता है और एक पूछ लेता है वही एंट्री वाला। तो एंट्री वाले की थ्योरी थोड़ा सा बची हुई है। कैसे? एंट्री वाले को संपत्ति के विक्रय करने पर क्या एंट्री होती है, ठीक है। संपत्ति को किसी साझेदारों के ले लेने पर क्या एंट्री होती है, संपत्ति का नगद भुगतान करने पर क्या एंट्री होती है। तो ये सारी चीजों की कुछ एंट्रियां हैं, वो एंट्री के बारे में हम लोग कल जरूर चर्चा करेंगे और उसके बाद सीधे हम लोग सवालों की ओर मुड़ेंगे। लेकिन चूंकि मैंने आपको वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप बता दिया, इसलिए एक सवाल मैं यहां पे कर दूंगा तो आपको सारा प्रारूप एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि सर मुझे पल्ले पड़ गया कि आप पढ़ाना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो राम का नाम लेके जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपना सवाल क्या करते हैं? बोले सर स्टार्ट करते हैं, और ना सिर्फ स्टार्ट करेंगे वरन उसको पूरा भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सर लगा दीजिए एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन अपन लेते हैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेंगे, बाहर का थोड़ी लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में तो क्वेश्चन नंबर 6 है। मेरी बुक में कौन सा क्वेश्चन है? बोले सर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बिल्कुल मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको मेरी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको जल्दी से अपनी बुक में मैच कर लो। ठीक है, दिया हुआ है ए और बी। ये क्वेश्चन आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है, इतना याद रखना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि सवाल तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। हालांकि एग्जाम में वसूली खाता ही आएगा, पूंजी खाता, लेकिन आपको अभी मैं फॉर्मेट बताया, जैसे मैंने वसूली खाता के बारे में पढ़ाया, पूंजी खाते के बारे में पढ़ाया, लेकिन पढ़ने से होगा क्या? आपने सर फॉर्मेट तो बना दिया, अगर आप एक सवाल बता देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी और फॉर्मेट आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लगा हुआ है, जल्दी से मिला लो। इसमें वसूली खाता बनाना है, तो यहां पे हमने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वसूली खाता, ठीक है, लाइन खींच लेते हैं भाई वसूली खाते के बारे में। ठीक है, वसूली खाते के बारे में लाइन खींच लेते हैं जल्दी से। ओके, ये
ऐसे करें ताकि अपन का पूंजी खाते भी बन जाए इसी में, है ना, एक साथ बनेगा तो थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। ओके, अभी बहुत आराम से समझना, मैं फॉर्मेट बता रहा हूं, ठीक है, मैं एकदम फॉर्मेट बताया हूं, फॉर्मेट के हिसाब से एक सवाल लगा रहा हूं। चीजें आपको बिल्कुल भी अभी नहीं नोट डाउन करनी है, चीजें आपको बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करनी है। जब नोट डाउन करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं सवाल बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अभी केवल और केवल जो मैंने आपको प्रारूप बताया हुआ है, उस प्रारूप के माध्यम से हम लोग सवाल कैसे करेंगे इस चैप्टर के, वो केवल मैं आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। पार्टिकुलर और अमाउंट, ओके, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने दिया हुआ है ए और बी एक फर्म में समान साझेदार है। समान साझेदार का मतलब क्या है? बोले सर समान साझेदार का मतलब है कि इनके लाभों का जो बंटवारा होगा वो समान अनुपात में होगा। कैसे होगा? बोले सर वो समान अनुपात में होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? 31 मार्च 2018 को साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया गया। यानी 31 मार्च 2018 को क्या किया गया? बोले सर साझेदारी समाप्त करने का निश्चय किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थिति इस प्रकार की, चिट्ठा एक दिया हुआ है, ठीक है, उस चिट्ठे को हमने देख लिया। चिट्ठा जैसे ही हमने देखा, नीचे समायोजन दिया हुआ है, भवन 6300 में, फर्नीचर 3300 में, स्टॉक 13,800 में बेचा गया। देनदारों से केवल 800 रुपया प्राप्त, प्लांट से 4800 रुपया, लेनदारों का कुल भुगतान 2600 दिया गया। वसूली व्यय 500 रुपया हुआ। क्वेश्चन ने बोला वसूली खाता और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। बच्चा बहुत आराम से क्वेश्चन को देखना, हंसी मजाक में ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान से अभी समझना, नोट डाउन कोई किसी को भी नहीं करना है अभी, बिल्कुल भी, एकदम फोकस यहां पे करो। पहली अपनी शर्त क्या थी? बोले सर पहली अपनी शर्त थी कि चिट्ठे में जितनी भी संपत्तियां दी हुई हैं पुस्तक मूल्य को, कैश और बैंक को छोड़कर एज इट इज लिख दिया जाए। तो एज इट इज लिख दिए हैं। पहला है कैश एट बैंक के, क्या लिखेंगे? बोले सर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। दूसरा है डेप्टर्स, लिखेंगे? बोले सर बिल्कुल लिखेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? बोले सर डेप्टर्स। जिस बच्चे ने इसका पार्ट 4 नहीं देखा वो पार्ट 4 जरूर देखे, और पार्ट 4 जिसने नहीं देखा वो पार्ट 3 देखे, और जिसने पार्ट 3 नहीं देखा वो पार्ट 2 देखे, और जिसने पार्ट 2 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखे। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत से लेकर के 4 पार्ट देखे तो ये पार्ट उसको समझ में आएगा और बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। और हो सकता है अगर ये क्लास आगे चल के पब्लिक की जाए, एक क्लास बीच बीच में हम लोग पब्लिक भी कर देते हैं, बाकी सारी क्लासेस प्राइवेट किए रहते हैं, तो आपको अगर पार्ट 5 मिल रहा है जिसका मतलब है कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। समझ में तभी आएगा जब आप पूरी क्लासेस शुरुआत से इसकी लेंगे, और पूरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, बस आपको 300 पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चल के प्राइस बढ़ जाएगा, पुराने जिन्होंने अब तक लिया हुआ उनका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उनका बिल्कुल अभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस बात को नोटिस कर लेना, मैं नए की बात कर रहा हूं, ठीक है। डेप्टर्स कितना दिया हुआ? बोले सर ये जो डेप्टर्स दिया हुआ है वो डेप्टर्स दिया हुआ है 1000, तो भैया अपन ने 1000 लिख दिया, ठीक है। आगे दिया हुआ डेप्टर्स के बाद बोले सर प्लांट, तो प्लांट को भी लिख दो भाई उसी तरीके से, तो 2 लिख दिया हमने प्लांट। प्लांट कितना लिख दिया? बोले सर प्लांट की वैल्यू दी हुई है 4700 रुपये, तो प्लांट को भी हमने लिख दिया 4700। आगे क्या दिया हुआ? बोले सर आगे दिया हुआ है प्लांट के बाद स्टॉक, 2 स्टॉक। आगे क्या दिया? बोले सर 2 स्टॉक दिया हुआ, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ? बोले सर 2 स्टॉक दिया हुआ। स्टॉक कितना दिया हुआ है? बोले सर स्टॉक दिया हुआ है 15000। स्टॉक कितना दिया हुआ है? 15000, ठीक है, स्टॉक है 15000। आगे क्या है? बोले सर बिल्डिंग है 6000, तो चलो बिल्डिंग भी लिख देते हैं 6000, ठीक है। बिल्डिंग कितनी है? बोले सर 6000, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्डिंग है 6000, ओके। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? बोले सर आगे है फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर भी लिख दिया। जो लिखा हुआ है वो अपन को लिखते जाना है, बस कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। फर्नीचर कितना लिखा हुआ? बोले सर फर्नीचर दिया हुआ 3000, बस हो गया। बैलेंस शीट में इतना ही कुछ लिखा हुआ है। बच्चा हमारी पहली शर्त क्या थी? पहली हमारी शर्त ये थी कि बैलेंस शीट के एसेट्स में कैश और बैंक की संपत्ति को छोड़कर जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी की सारी क्या कर दी जाती हैं? बोले सर डेबिट कर दी जाती हैं। क्या कर दी जाती हैं? बोले सर डेबिट कर दी जाती हैं। एज इट इज पुस्तकीय मूल्य पर मैंने एज इट इज कर दिया। अगर यहां पे आते हैं तो क्या अपन ने पढ़ा है? बोले सर यहां पे आपने पढ़ रखा है, यहां पे आपने पढ़ रखा है कि बैलेंस शीट के क्रेडिट, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उसमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स लोन, साझेदारों के पूंजी खाते को छोड़कर जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो सारे पुस्तकीय मूल्य पर यहां लिख लेते हैं। पहला हमने देखा क्रेडिटर्स है, बिल्कुल लिखेंगे यहां पे। तो बाई क्या है? बोले सर क्रेडिटर्स कितना है? बोले सर क्रेडिटर्स जो लिखा हुआ है वो दिया हुआ है 2700, हमने यहाँ पे 2700 लिख दिया।
दूसरे नंबर पे लिखा हुआ जनरल रिजर्व, क्या जनरल रिजर्व लिखेंगे 3000? बोले सर बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि यहां पे पुस्तकीय मूल्य पर जनरल रिजर्व, रिजर्व पर प्रॉफिट एंड लॉस और साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण लिखने नहीं है, तो यहां पे अपन को लिखना ही नहीं है। ठीक है, दूसरा लिया हुआ है ए का, बी का लोन, बी का लोन भी नहीं लिखते हैं, आपको पता ही है। फिर लिखा हुआ है कैपिटल, कैपिटल भी नहीं लिखते हैं। आपने देखा कैश एट बैंक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? कैश एट बैंक। बच्चा जब कैश एट बैंक दिया हो तो वसूली बाई कैश से होगी, जब बैंक शेष दिया हुआ तो बाई बैंक होगा, जब केवल कैश दिया है तो बाई कैश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो परेशान मत होना। कैश एट बैंक है तो वसूली जो होगी वो किससे होगी? बोले सर कैश से होगी, तो यहां पे लिख दो बाई कैश अकाउंट, जो भी वसूली होगी या बेचा जाएगा वो यहां पे लिख देना, और यहां पे लिख दो टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो भी वसूली होगी टू कैश अकाउंट में होगा। सर बाकी चीजें तो समझ में आ गई, ये कैश अकाउंट समझ में नहीं आया। देखो जो भी संपत्ति को बेचा जाएगा, सभी संपत्तियों को, उसको बाई कैश अकाउंट के नीचे लिखना है। बैंक अकाउंट कब आता है? जब लिखा होता है शेष, बैंक शेष होता है, वो क्लियर हो जाएगा, सवाल जवाब देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कहां पे बैंक शेष होगा, कहां पे कैश। अगर कैश एट बैंक लिखा है तो बाई कैश होगा, अगर केवल बैंक लिखा है तो बाई बैंक होगा, केवल कैश लिखा है तो बाई कैश होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, टू कैश अकाउंट हो गया। बच्चा बात को आगे समझो। क्वेश्चन आगे ये दिया हुआ कि भवन को 6300 रुपये में बेचा गया, तो भाई बिल्डिंग लिख दो पहले सीधे। अब बाई नहीं लगाना है, क्योंकि एक बार मैंने होल बाई लगा दिया, ये होल बाई है, इसको कॉलम के अंदर लिखते जाना। बाई कैश अकाउंट के बाद सारी। बिल्डिंग कितनी है? बोले सर बिल्डिंग 6300 है। अगर मैं आपसे पूछी ये 6300 क्या है और ये बिल्डिंग 6000 क्या है, तो आप मेरे से सिंपल सा जवाब दे सकते हो कि ये जो 6000 है वो बिल्डिंग का पुस्तकीय मूल्य और ये जो 6300 है बिल्डिंग का वास्तविक मूल्य है। आप मेरे से एक सिंपल सा रिप्लाई दे सकते हो कि सर ये जो 6000 है वो बिल्डिंग का, सर ये जो 6000 है वो बिल्डिंग का पुस्तकीय मूल्य और ये जो 6300 है बिल्डिंग का वास्तविक मूल्य है। कहने का मतलब यह है कि बिल्डिंग के वास्तविक मूल्य को, यानी संपत्ति के वास्तविक मूल्य को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट लिखा जाता है, ना कि डेबिट लिखा जाता है। ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको। आगे फर्नीचर की बात की है, फर्नीचर 3300 लिखा हुआ है, तो बेटा फर्नीचर भी लिख दो 3300, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कितना? बोले सर फर्नीचर है 3300। ओके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फर्नीचर भी अपन ने लिख दिया 3300। आगे क्वेश्चन ने बोला स्टॉक 13800 में बेचा गया, तो भैया स्टॉक भी लिख दो कितना। बोले सर स्टॉक है 13800, तो 13800 में बेचा गया। किस में बेचा गया? बोले सर 13800 में बेचा गया। आगे बच्चे की बात की जाए तो देनदार से केवल 800 रुपये ही प्राप्त हुए, तो चलो देनदार को भी लिख दें। डेप्टर से कितना प्राप्त हुए? बोले सर डेप्टर से केवल 800 रुपये ही प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? बोले सर डेप्टर से 800 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। आगे प्लांट को 4800 रुपये में बेचा, तो प्लांट को लिख दो 4800। प्लांट को 4800। आप सबको पता है संयोजन में जो मद होती है वो किसकी होती है? बोले सर जो संयोजन में मद होती है वो किसकी होती है? बोले सर संयोजन में जो मद होती है वो वास्तविक मूल्य की होती है। सभी की वसूली हो गई। डेप्टर्स 1000 थे, उनसे 800 वसूल हो पाए। भाई हो सकता है 200 के जो डेप्टर्स थे वो एक्सपायर हो गए हो या उनसे पैसा ही ना मिला हो, जरूरी थोड़ी है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनसे मेरी वसूली नहीं हो पाती है, वो पैसा ही नहीं दे पाते होते। पता है क्यों? उनके लिए ऐसा लगता है कि 300 रुपया मैंने ऐसा मांग लिया जैसे 30,000 रुपया मैं मांग रहा हूं अपनी क्लास को समाप्त करने का। ठीक है, होता है, मैंने देखा है। पता नहीं क्यों ऐसे बच्चों की सोच होती है, मेंटेलिटी होती है। बच्चा पता है इतना लोग नहीं सोचते, मतलब एक जगह कहीं पे ट्यूशन जा रहे होते हैं, कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, मैं तो नहीं जानता, मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैंने देखा जा रहे हैं बच्चे को आधे घंटे का मास्टर पढ़ा रहा है, 40-45 मिनट पढ़ा रहा है, दरबार कर रहा है, निकल रहा है, शॉर्ट में बता के हवाई हवा में निकल रहा है। अच्छा बच्चा बड़ा खुश है, बच्चे को भी नहीं पढ़ना है, सिंपल सी बात है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स ने 400 से 500 रुपया, कई सारे टीचर तो 2000-1500 भी लेते हैं। ठीक है, लेना भी चाहिए, है ना भाई। जब हमारे देश में वस्त्र उतार कर डांस करने वालों को लाखों करोड़ों मिल जाते हैं, तो भाई मैं पढ़ाता हूं तो मैं ईमानदारी से पैसे लेता हूं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ मैं पैसे लेता हूं क्योंकि मैं मेहनत करके पढ़ाता हूं। ठीक है, तो जो पैसे लेता है अच्छी बात है, पैसे लेना भी चाहिए, लेकिन समस्या वाली बात यह कि अगर आप पैसे ले रहे हो बच्चे से तो बच्चे को उतना दो ना यार। मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे मोमेंट देखे हैं जहां पे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाने की बारी में उतना मजा आता नहीं है। पढ़ाने पे नहीं पढ़ाते हैं, मतलब जो क्वालिटी उनको मतलब नहीं है ना, उनको मतलब अपने पैसे से है। अच्छा ऐसे पर्सन कभी सक्सेस नहीं हो सकते जीवन में। पता है क्यों? आपने दूसरों के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, आपके अपने बच्चों का भविष्य और आपका भविष्य भी बर्बाद होने वाला है। अगर आपको पढ़ाने के लिए दिया गया, आपको कोई पेरेंट्स पैसे दे रहा है, पढ़ाने का दे रहा है, तो आपको उतनी मेहनत करना चाहिए था, देना चाहिए था, बच्चों को ये सब चीजें पढ़ाना चाहिए था। ये चीजें जो मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये चीजें एज इट इज मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में भी इसी तरह पढ़ाता हूँ। कोई ऐसा नहीं यहाँ पे अलग वहां पे अलग, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना मैं आपको एक्सप्लेन करूँ और आपसे बने। ठीक है, लेकिन होता है, लेकिन अभी भी देखो समझो ऐसे लोग हैं, पता है
वो 300 देने में मेरे को 2 दिन 3 दिन बात करना पड़ता है ना। अच्छा, मुझे 300 की भूख नहीं है क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इतने हैं, मेरे पास कंपटीशन से पैसा आता है। आप जब वीडियो मेरा प्ले करते हो तो गूगल एडसेंस से मुझे पैसा मिलता है, ऐड भी आता है मेरे वीडियो में, तो मुझे पैसों की इतनी अलग नहीं है। लेकिन बात यह है कि यदि मैं बना ही रहा हूं, अगर 250 से 300 लोगों ने परचेस किया है ऑल इंडिया में 12वीं का बैच, तो अगर एक बंदा और पढ़ लेगा तो प्रॉफिट ही हो जाएगा। भाई मुझे तो 300 मिलेगा, लेकिन उसको सारा कुछ मिलने वाला है, उसको सब कुछ मिल जाएगा, ये पूरी क्लासेस उसको मिल जाएंगी, उसका भी रिजल्ट बन जाएगा। अच्छा, मुझे खुशी होगी कि यार मेरे पढ़ाने से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बच्चा समझता नहीं है ना, बच्चे का पेरेंट समझता है, और बच्चे का टीचर तो चाहते ही नहीं है कि बच्चा सारी क्लास पढ़े। भाई अगर सारी क्लास बच्चे को यहीं पे मिल जाएगी, पढ़ लेगा, तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो भाई आप भी दुकान चालू करो ना, आप भी पढ़ाओ ना सारे बच्चे को। आप पढ़ाओ 300 रुपये में सारी चीजें बच्चे को दो, दिक्कत क्या है? पढ़ा सकते हो ना इतने सारे बच्चों को। लेकिन नहीं, वो तो फिर दुकान बंद होने वाला सवाल है। 50 तरह की बातें फैलाएंगे, ये करो वो करो, फलाना ढकाना लिमका जो भी है, जैसे भी है, लेकिन गलत बात है। बच्चे को सही राय बताओ। आपको पता है लॉकडाउन है, चीजें नहीं मिल रही हैं, और अगर इतनी अच्छी चीजें इस लॉकडाउन में अमित सर के माध्यम से, उसके उनके चैनल के माध्यम से मिल रही हैं, तो उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। अरे अगर किसी बच्चे की परिस्थिति नहीं है 300 दे पाने की, मुझसे बात तो करे, मुझसे मैसेज तो करे कि सर मैं पैसे नहीं दे सकता हूं, मैं बिल्कुल फ्री में उसको कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है तो ईमानदारी से मेहनत करके वो मेरा बैच ले और पढ़े, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, काफी सारे लीजेंड हमारे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर बेच बेच के पढ़ाई की है, समझ जाओ। आप सबने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो स्ट्रेट लाइट में पढ़ करके और अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बने हैं बेटा। तो मतलब करना चाहिए, मेहनत करके चीजें लो ना। भाई मैं भी पढ़ रहा हूं, मैं अपनी किताबें कापी, मेरे पेन, मेरे खर्चे सारे मैं अपने आपको पढ़ा करके मैं पैसे लेकर के वो काम कर रहा हूं। मैं कोई गार्जियन से पैसा नहीं मांग रहा हूं। मैंने भी अपनी पढ़ाई 12वीं के बाद से जब भी मैं जानने लायक हुआ तो मैं पैसे कमाया हूं और अपनी पढ़ाई मैंने अपनी की है, इतना याद रखना बच्चा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आप माइंड करना। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं लेना है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता हूं मैं, कितना अच्छा करने के बाद भी पेरेंट्स और बच्चों का रिस्पांस ऐसा होता है। ठीक है, खैर इसका भुगतान उन्हीं को करना पड़ेगा, लेकिन तब भी मुझे फर्क पड़ेगा जब कभी इन फ्यूचर मिलेगा, उसका रिजल्ट डाउन होगा तो ये हो जाएगा कि सर अगर आपकी क्लास ले लेते तो 8 से 10 नंबर इंक्रीज हो सकते थे। लेकिन जब मैं ऐसी बातें बोलता हूं ना तो उनके मन में फर्क आता है कि अरे सर जी को कुछ नहीं लहाना है, इसलिए 300 रुपए के चक्कर में हमसे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बैच हमारा ले लो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, हमने बैलेंस शीट में एज इट इज लिख दिया, जो भी संपत्ति थी जिनको छोड़ना था हमने छोड़ दिया, दायित्व को हमने लिख दिया, वसूली हो गई। डेप्टर 1000 थे, 800 वसूल हो पाए, 200 नहीं दिया। प्लांट 4700 कीमत थी, प्लांट बिका 4800 में, 100 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट लॉस जो हुआ मैटर नहीं करता। मैंने क्या बोला, वास्तविक मूल्य लिखते हैं। मैंने ये कभी नहीं बोला कि अधिक या कम मूल्य लिखते हैं। अधिक या कम मूल्य तो रिवैल्यूएशन में लिखेंगे जब हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। उसके बाद स्टॉक 15000 थे, वो 13800 में बिके। बिल्डिंग 6000 की थी तो बिल्डिंग 6300 में बिकी। फर्नीचर 3000 के थे तो 3300 में बिके। आगे हम लोगों ने बात कर ली, ये सारी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य नहीं वास्तविक मूल्य है, ये संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य है, इनकी वसूली हुई, हमने यहाँ पे लिख दिया। और लिखने के बाद जल्दी से इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कॉलम के बाहर लिख देंगे। अगर आपके स्कूल पे या कहीं पे भी आप कोचिंग पढ़ते हो ये लिखवाया जा रहा, बाई कैश बिल्डिंग 6300, बाई कैश फर्नीचर 3300, बाई कैश स्टॉक 13800, बाई कैश डेप्टर्स 800, बाई कैश प्लांट 4800, तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप कैश अकाउंट लिख के सारा करके कॉलम के बाहर लिखते जाओ, या तो अलग अलग भी करते जाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जल्दी से इसको जोड़ लो तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 3 6 8 6 14, 14 और 8 22, 8 30 हो जाएगा, 3 हासिल आ जाएगा। 4 3 7, 3 10, 3 13, 6 19 हो जाएगा। 1 हासिल आ जाएगा। 1 1 2 कितना आ जाएगा? बोले सर 29,000। कितना आ जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा टोटल हमारा जो भी वसूली हुई है आप सबकी मिला करके 29,000 ही हुई है। भाई एक बार चेक कर लेना, नहीं लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 कर दिया, 0 0 0 0 कर दिया। 3 3 6 8 6 14, 14 8 22, 22 8 30 किया हमने। 3 हासिल आई। 6 3 9 3 12, 3 15, 15 4 19। ठीक है, 1 1 2 ठीक है, 29,000 की हो गई। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं तो फिर क्या दिया हुआ है? बोले सर फिर लेनदारों का भुगतान हुआ 2600 दिए गए। टू कैश किसका है? बोले सर क्रेडिटर्स का है। तो क्रेडिटर्स का कितना है? बोले सर क्रेडिटर्स का है 2600। देखो क्रेडिटर्स थे कितने के? बोले सर 2700 के थे। भुगतान 2600 के किए गए, यानी 100 रुपये का हमने भुगतान नहीं किया। क्यों नहीं किया? हो सकता है जिस क्रेडिटर्स को, जिस लेनदार को मुझे पैसा देना था, या तो वो माफ कर दिया हो, या तो वो रह ही नहीं गया हो बेचारे को, तो दे ही नहीं पाए हो। जो भी था फिलहाल यही है। आगे वसूली बे 500 रुपया हुए। आप सबको पता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पे लिखते हैं। बच्चा एक चीज याद रखना, अगर यहीं पे दिया होता वसूली बे 500,
वसूली व्यय 500 है। जो किसी साझेदार ले लेता, जैसे साझेदार के नाम ए और बी, ए ने ले लिए तो यहाँ पे वसूली व्ययों की राशि नहीं लिखी जाती। ये सब आपको बताया जा चुका है। टोटल अगर यहाँ पे बात करें तो कितना आ जाएगा, बोले सर 3100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले सर 3100 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिंगल पर्सन को ये बातें यहाँ पे चुभी होंगी कि सर ये चीजें कहां से कैसे आ गई या आपने कैसे लिख दिया। एक सिंगल बच्चा मुझे ऐसा नहीं है जो बता दे कि यहाँ पे डाउट्स है, और अगर कोई है तो वो बच्चा है जिसने मेरी क्लास शुरुआत से नहीं देखी हुई है, और अगर जिसने देखी हुई है मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कि रियलाइजेशन अकाउंट उसको समझ में आ गया होगा। और ये तो मैं सवाल का बता रहा हूं, उदाहरण वगैरह मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उदाहरण आप करके लगा लो ना। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं उदाहरण बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ एक्सरसाइज ही बताई जाएगी, उदाहरण तो खुद ही लगा हुआ, उसको क्या बताना है, आप एक्सरसाइज करने के लिए लगाते रहो उसको, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, इनको घटा देना है जल्दी से, या तो इनको जोड़ के इनको घटा दो। कौन ज्यादा है देख के पता चल रहा है, जब हमने देखा तो पता चले भाई ये तो ज्यादा रकम है, ये कम है। भाई ये 29 2 31,000 लगभग होगा, या थोड़ा ज्यादा, और ये 15 6 21 21 4 25 25 3 28 3 31, साफ साफ समझ में आ रहा है ये रकम ज्यादा है। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अमाउंट ज्यादा है, तो भाई जोड़ के देख लेना कौन सा अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। चलो इनको हमने जोड़ा तो यहाँ पे क्या लिखे, बोले सर 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। थर्ड लाइन में 7 है, 7 7 7 7 7 1 8 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, बोले 4 1 5 5 10 6 16 3 19 19 3 22 है, ठीक है, 2 हासिल। बोले सर 2 1 3 हो गया, 3 3 3 3 हो गया, 32,800 हो गया। कितना हो गया टोटल, बोले सर 32,800 हो गया। इनका सबका टोटल करो, और टोटल करने के बाद जल्दी से इनको घटाओ, और यहाँ पे लिखो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई लॉस ट्रांसफर्ड, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या तो आप बाई प्रॉफिट एंड लॉस बस लिख दोगे तब भी सही है सर। तो सॉरी सर, तो पता कैसे चलेगा कि ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है, बाई लगा हुआ तो प्रॉफिट ही होगा, और अगर 2 लगा हुआ तो सॉरी बाई लगा है तो लॉस ही होगा। सॉरी मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, बाई लगा हुआ है तो लॉस होगा, 2 लगा है तो प्रॉफिट ही होगा, कंफर्म है। इनको जल्दी से जोड़ो, तो इनको जब हमने जोड़ा तो ये कितना है, बोले सर ये 0 है, 0 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, बोले सर 7 है, 9 2 11 है, और ये 31,700 है। ये 32,800 था, 32,800 को घटाओ जल्दी से 31,700 में कितना आएगा, बोले सर 0 0 8 में 7 गए 1, 2 में 1 गए 1, 3 में 3 गए 0, 1100 आएगा। कितना आएगा, बोले सर 1100 आएगा। और बच्चे ये 1100 क्या आ जाएगा, बोले सर ये 1100 आ जाएगा रियलाइजेशन का लॉस, 1100 आ गया। टोटल यदि बात कर दी जाएगी तो कितना आ जाएगा, बोले सर 32,800। आगे आप सबको पता है कि जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा उसको साझेदारों में बांट देंगे, किस अनुपात में, बोले सर अनुपात तो बराबर दिया हुआ है, तो 1100 को 1/2 बांटेंगे तो 550 आएगा, और ये कितना आएगा, बोले सर 550 आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनके कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इतना बात को याद रखना। डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको आएगा, और आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। एक बार फिर से समझो, मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा था। जब रियलाइजेशन अकाउंट का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या लिखते हैं, बात को समझो। अभी लिखना कुछ नहीं है, याद रखना। यहां पे क्या लिखते हैं, बोले सर यहां पे पहले लिखते हैं संपत्तियां, कैसे मूल्य पर, बोले सर पुस्तकीय मूल्य पर। मैंने आपको यह भी बताया था कि पुस्तकीय मूल्य क्या होता है, चिट्ठे में दर्शाई गई समस्त संपत्तियां पुस्तकीय मूल्य पर ही होती हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, बोले सर जितने भी दायित्व होते हैं वो पुस्तकीय मूल्य पर लिखे जाते हैं। कौन कौन से, बोले सर कुछ छोड़कर। कौन से छोड़कर, बोले सर जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, साझेदारों का व्यक्तिगत ऋण और साझेदारों का पूंजी खातों को छोड़कर सारे लिखे जाते हैं। ये सब पिछले वीडियो में बताया जा चुका है पुस्तकीय मूल्य पर। आगे क्या होता है, बोले सर आगे यहाँ पे ये सारी मदें लिखी जाती हैं किस मूल्य पर, बोले सर ये वास्तविक मूल्य पर लिखी जाती हैं। वास्तविक मूल्य को ही हम लोग किस नाम से जानते थे, बोले सर वास्तविक मूल्य को ही हम लोग बाजार मूल्य के नाम से जानते थे। किस मूल्य के नाम से जानते थे, बोले सर वास्तविक मूल्य को ही हम लोग बाजार मूल्य से जानते थे। मैंने आपको बताया था कि जो भी संपत्ति की वसूली होती है या जो संपत्ति बेची जाती है जिस मूल्य पर, उसी को वास्तविक या बाजार मूल्य लिखते हैं। यहां पे मैंने आपसे बताया था कि जितने भी दायित्व हैं जिनका लेखा वहां पे किया गया था या नहीं भी किया गया था, अगर यहां पे हैं तो ये वास्तविक मूल्य पर किधर लिखे जाएंगे, बोले सर यहां पे लिखे जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि जो समापन व्यय है, जो समापन व्यय है उनका भी लेखा यहां पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था
कि इनको घटाने के बाद अगर ये योग ज्यादा है तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और अगर ये योग ज्यादा है तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। जो भी लाभ या हानि आएगी, जैसे कि यहाँ पे हानि आई है तो दोनों साझेदारों में बंट जाएगी। अनुपात दिया हुआ था बराबर बराबर 1:1, तो इसी अनुपात में हमने बांट दिया, तो 1100 गुणे क्या कर दिया, बोले सर 1/2 तो 550 आएगा, दूसरे को भी 550 आएगा। बच्चा यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, और मैं आशा करता हूं कि इतना सिंपल के साथ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखो ये चीजें तो बहुत ही क्लियर है। इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने दोनों का प्रारूप बनाया हुआ है, इसलिए हम लोग दोनों ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहुत आराम से बच्चा समझना। ओके ठीक है, वैसे बताना तो यही नीचे चाहिए तो चीजें थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाती, साथ में बताते तो, लेकिन हो सकता है दिखे ना, तो चलो कैमरे को थोड़ा सा नीचे भी कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसको मिटा देंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए, इसलिए इसको अपन लिखे रहने देते हैं। ठीक है, और आपको कॉपी में भी ऐसे ही बनाना है, परेशान मत होना, मैं कैमरे को नीचे करवा दूंगा तो थोड़ा सा वो नीचे तक का दिखने लगेगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहो। 2 साझेदार हैं, 2 लाइन मैंने खींची। ठीक है, यहाँ पे भी 2 साझेदार हैं, 2 अपन ने कर दी, इसको यहाँ से ब्लॉक कर दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डेट पार्टिकुलर ए बी, डेट पार्टिकुलर ए बी, ये तो आप समझ गए हो। ठीक है, क्या लिखना है, बोले सर डेट लिखना है, पार्टिकुलर ए बी, डेट पार्टिकुलर ए बी, चलो लिख देते हैं। वैसे जब सवाल बताएंगे तो वैसे भी लिखेंगे, अभी यहाँ पे समझ लो। ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाता भी क्वेश्चन ने बोला है। सबसे पहले क्या लिखना है, बोले सर सबसे पहले आपने बताया हुआ है कि बाई बैलेंस बीडी लिखना है। क्या लिखना है, बोले सर बाई बैलेंस बीडी लिखना है। ध्यान से देखो पूंजी खाते में, सॉरी ध्यान से देखो बैलेंस शीट में चिट्ठे में दिया होगा 12,000 और 12,000, एक के कॉलम में लिख दिया 12,000, बी के कॉलम में भी लिख दिया कितना 12,000। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, बोले सर आगे यहाँ पे रियलाइजेशन प्रॉफिट लिखते हैं, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि लॉस आया तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे चिट्ठे में दर्शाई गई 3 चीजों को देखते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस है तो नहीं। जब हमने देखा तो चिट्ठे में एक मत दी है, बोले सर जनरल रिजर्व, क्या दिया हुआ, बोले सर जनरल रिजर्व दिया हुआ है, और आप सबको पता है कि यदि जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसका बंटवारा यहाँ पे जरूर होगा। साझेदारों में होगा, अनुपात क्या होगा, बोले सर अनुपात तो बराबर ही होगा, जो अनुपात पहले दिया हुआ है वही अनुपात होने वाला है, अनुपात वही होगा जो अनुपात दिया हुआ है, यानी 1:1 के अनुपात में बटेगा। जनरल रिजर्व है बच्चा 3,000, और 3,000 को जब आप 1:1 में बांटोगे, यानी 1/2 1/2 में, तो सिंपल सी बात है ये आ जाएगा 1,500। बहुत सारे ऐसे महानुभाव होंगे जो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 3,000 को आपने 1/2 में कैसे बांट दिया, बराबर बराबर को 1:1 कैसे मान लिया। बच्चा आपने 2 चैप्टर देखा नहीं है, पहले जाकर के 2 चैप्टर देखो, वहां पे ये सारी चीजें बताई गई हैं। जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया हो ना, वो सारे चैप्टर पढ़ के आओ तो ये सारी चीजें समझ में आएगी, और जो पढ़ के आया होगा ना वो इसकी अहमियत जानता होगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं, तो शुरुआत से पूरा पढ़ो, और अगर अब तक बैच को नहीं लिया तो बैच को लेकर के पढ़ो। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। जनरल रिजर्व कितना है, बोले सर 1500 है। आगे क्या लिखते हैं, बोले सर आगे यहाँ पे किसी साझेदार ने यदि कोई दायित्व लिया है, क्वेश्चन को हमने देखा कोई भी साझेदार ऐसा नहीं था जो स्वयं दायित्व लिया हो, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां से ये कहानी तो अपन की क्या होगी, बोले सर स्टॉप हो गई। ठीक है, आगे इधर आते हैं। इधर पे जब हम लोगों ने चला तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला ही रियलाइजेशन लॉस है, तो पहले भाई रियलाइजेशन को लॉस को लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। SATI रियलाइजेशन लॉस कितना है, बोले सर एक का है 550, दूसरे का भी है 550। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं, बोले सर उसके बाद यहां पे लिखते हैं किसी साझेदार के द्वारा जब कोई संपत्ति ले ली जाती, किसी साझेदार ने कोई संपत्ति नहीं ली है, किसी साझेदार ने कोई संपत्ति नहीं ली है तो नहीं लिखेंगे, बस फिर क्या कर देंगे, बोले सर टू कैश अकाउंट कर देंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इसके अलावा बच्चा कुछ भी नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल में, कुछ भी नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। सर आपने तो इतना सारा फॉर्मेट बताया था पार्टनर्स कैपिटल का, बच्चा मैंने ये बताया था फॉर्मेट कि ये सारी चीजें आ सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपको हर सवाल पे मिले, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपको हर सवाल पे मिले। इतना पूछ सकता है मैं ये बताया था, इतना कुछ पूछ सकता है मैंने ये बताया था। बिल्कुल कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर दो, बाद में अपन सिंपल कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से देखो, इनको जोड़ दो, तो इनको जब आपने जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 13,500। इनको जब आपने जोड़ा तो ये भी आ जाएगा 13,500। 13,500 में से जब आप 550 घटाओगे तो कितना आएगा, बोले सर 13,500 में से जब हमने 550 घटाए तो सर ये आ रहा है 0, 10 में 5 गए 5, 15 में 6 गए 9, 3 में 1 गए 2, 12,950। कितना आ रहा, बोले सर ये आ रहा 12,950, और ये भी आएगा 12,950, क्योंकि सेम ही है वहीं पे। तो ये कितना आ गया, बोले सर 13,500। ये कितना आ गया, बोले सर ये आ गया 13,500। बच्चा बहुत ही सिंपल सा था, मैंने इसको जोड़ा और इसको घटा दिया, आपका 12,950 और 12,950 आ गया। इस तरीके से हमको पूरी आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, आंसर यही आया होगा और चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर अमित सर ने कोई क्वेश्चन लगा दिया ना बच्चा, तो चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब देखो
थोड़ा मैं ऊपर लिए लेता हूं इसको, ताकि चीजें आपको और भी अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बहुत ही सिंपल सा था ना, बहुत ही सिंपल सा था, जो कट रहा वो आप समझ गए हो। कुछ नहीं करना था यार, ऐसे ही रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ तो एक सिंगल लाइन भी ऐसे नहीं होगी जो आपसे नहीं बनेगी। क्लियर है? यहां तक सारी कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये सवाल मैं फिर से बताऊंगा। पहले तो अभी मैंने फॉर्मेट, क्योंकि मैंने आपको वसूली खाता पढ़ाया था, वसूली खाता पढ़ाने के बाद मैंने आपको पूंजी खाता बताया, उसका फॉर्मेट बताया, और फॉर्मेट बता करके ये सवाल बता दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से समझना। वसूली व्ययों के साझेदारों के पूंजी खाते में कहां लिखते हैं? कहां लिखा होता है? कहीं नहीं लिखा होता। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इस रियलाइजेशन को हमने कहीं पे भी नहीं लिखा। तो वसूली व्ययों का लेखा कहीं नहीं होता है पूंजी खातों में, पूंजी खातों में कहीं नहीं भाई। वसूली खाते में तो होगा, यहां नहीं होगा। इस बात को भी नोट रखना, ठीक है? तो चलो ये बात क्लियर हो गई, ये भी बात क्लियर हो गई। मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें ही क्लियर हो गई हैं। फिलहाल जब अपन सवाल में, अभी तो डेमो है एक प्रकार का इस चैप्टर का, अभी तो सवाल जब चलेंगे ना तो आग लगा देने वाले हैं भैया इसके सवालों पे। लगातार 3-3 साल 4-4 सवाल जब लगाएंगे ना, 3 दिन में इनके सवाल कंप्लीट कर दूंगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज की बातें मुलाकातें समाप्त होती हैं, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 11:30 बजने वाले हैं, इसलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट। अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, और ज्यादा से ज्यादा, मैंने बताया हुआ था, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि प्लीज हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे बिहाफ में, अब तो आप सभी लोगों के लिए अमित सर थोड़ा सा एक ब्रांडेड आदमी बन चुके हैं, तो अगर भरोसा है तो अपने मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करें और उनको मेरा नंबर दें, मेरे से बात करके बैच को वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो 1 हफ्ते की लिंक खुली हुई है, तो प्लीज मेरे भी आप में आप ऐसा कर सकते हैं। चलो ठीक है, और नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो तो जरूर पुराने सारे के सारे देख लो यार। जितना प्रेम इसने मैं आप लोगों से कर रहा हूं ना पढ़ाने में, उतना प्रेम इसने आप थोड़ा सा हमसे भी कर लो यार, ठीक है? बैच बेचने में हमारा। चलो ठीक है, तो बाकी बातें मुलाकातें हमारी कल होती, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, ऑल द बेस्ट।